नमस्कार, आप देख रहे हैं जेड के लाइव। लेकर आया हूं आपके लिए इस सुबह की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलते हैं पहले आज की सुर्खियों में। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, बिहार में धान खरीद का नया रिकॉर्ड और दिल्ली हाईकोर्ट में इंडिया को भारत करने की याचिका पर सुनवाई। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी और खबर लेकर के। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को इंडिया शब्द की जगह भारत या हिंदुस्तान करने की याचिका पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया है। ये याचिका 4 फरवरी को जस्टिस सचिन दत्ता की अदालत में सुनवाई के लिए आई थी, जिसे अब 12 मार्च को सुना जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया नाम औपनिवेशिक अतीत की निशानी है और यह देश की संस्कृति एवं परंपराओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका मानना है कि नाम बदलने से नागरिकों को औपनिवेशिक बोझ से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद में 1 में संशोधन की मांग की है, जो देश के नाम और क्षेत्र में संबंधित है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन 2020 में कोर्ट ने इसे एक ज्ञापन की तरह माना और कहा कि संबंधित मंत्रालय इस पर विचार कर सकते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके ज्ञापन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका में 1948 में या संविधान सभा की बहस का भी जिक्र किया गया है, जिससे भारत या हिंदुस्तान नाम रखने की मांग उठी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब कई शहरों के नाम बदलकर भारतीय लोकाचार के अनुरूप किए जा सकते हैं, तो देश का नाम भी उसके मूल और प्रमाणिक स्वरूप में रखना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचकर कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अमीर से गले मिलकर दोस्ताना अंदाज में उनका अभिवादन किया। विदेश मंत्रालय डॉक्टर एस जयशंकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी 17-18 फरवरी को भारत के राज्य की यात्रा पर आए हैं। अपनी यात्रा के दौरान ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। भारत और कतर के संबंध में वर्षों से मजबूत रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले 1 साल में 4 बार कतर की यात्रा कर चुके हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध और गहरे हुए हैं। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता है और वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18.77 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। कतर में करीब 8 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, शिक्षा, फाइनेंस और लेबर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 फरवरी को भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण यहां शपथ लेंगे। तैयारियों के तहत दिल्ली सरकार और MCD ने मैदान को सजाने का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 2013, 2015 और 2020 में यही शपथ ली थी। समारोह के लिए रामलीला मैदान को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा और 3 बचे मंच बना जा रहे हैं। मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री व मंत्री शपथ लेंगे, जबकि अन्य 2 मंचों पर सांसद, विधायक और अधिकारी बैठेंगे। आम जनता के लिए 30,000 कुर्सी की व्यवस्था की गई है और समारोह को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए 1 दर्जन LED स्क्रीन लगाई जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ हादसे के बाद रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। RPF और GRP जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि भीड़ को नियंत्रण किया जा सके और अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए कतारबद्ध तरीके से ट्रेनों में चलाने, बिना टिकट यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर रोकने और स्पष्ट घोषणा की व्यवस्था की गई है। पूछताछ केंद्रों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि DSP और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी सुरक्षा निगरानी कर रहे हैं। मालदा डिवीजन के NDR शिव कुमार प्रसाद ने सोमवार को भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि ट्रेनों का संचालन समय पर हो और यात्रियों को हर जरूरी सूचना दी जाए। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह 11 बजे भागलपुर से सुबह कुंभ स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की
और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। राज्य के 1677 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में 15.85 लाख परीक्षार्थियों को शामिल होना था। परीक्षा 2 पालियों में हुई, सुबह 9:30 बजे से 12:45 और दोपहर 2 बजे से 5:15 तक। विलंब से पहुंचे छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला, जिससे कई परीक्षार्थियों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने मामला शांत कराया। पहले दिन मातृभाषा की परीक्षा हुई, जिसमें 8,18,122 छात्र एवं 7,67,746 छात्राएं शामिल हुई। पटना में 73 परीक्षार्थी केंद्रों पर 71,669 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड में सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 6 बच्चे घायल हो गए हैं। यह हादसा प्राथमिक विद्यालय खरहिया टोल मनियारी में दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये घटना विद्यालय के जर्जर हालात और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। घटना की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। हाल ही में स्कूल की मरम्मत हुई थी, इसके बावजूद छत गिरने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। शेखपुरा जिले में मैट्रिक परीक्षा के दौरान 6 परीक्षार्थियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ी, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य है। डॉक्टरों के अनुसार भोजन न करने और पानी की कमी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी, जबकि कुछ का बीपी लो भी हो गया था। उच्च विद्यालय हुसैनाबाद में 3 छात्र बीमार पड़ी, जिनसे एक की मां की सड़क दुर्घटना में मौत होने के सदमे में थे। बरबीघा के SKRF कॉलेज में भी 3 छात्रों की तबीयत खराब हुई, लेकिन इलाज के बाद सभी ने परीक्षा दी। चिकित्सा अधिकारियों ने अपील की है कि छात्र परीक्षा से पहले पर्याप्त भोजन और पानी ले, ताकि ऐसे घटनाओं से बचा जा सके। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर री एग्जाम की मांग को लेकर पटना में छात्रों और शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार दोपहर गर्दनीबाग धरनास्थल पर खान सर, रहमान सर समेत कई शिक्षक छात्रों के समर्थन में उतरे। प्रदर्शनकारी को बीपीएससी और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पुनः परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मुसल्लापुर हाट से गांधी मैदान होते हुए गर्दनीबाग तक मार्च निकाला। प्रदर्शन के बीच पटना हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है। खान सर ने कहा कि सरकार छात्रों की मांग माने या राजनीति नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य का सवाल है। परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जिसे छुपाया नहीं जा सकता। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए पटना में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने के बाद तब मामला शांत हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से वापस पटना लौट आए हैं। यह दूसरी बार है जब नीतीश कुमार दिल्ली गए और वहां उन्होंने बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात नहीं की, जबकि इससे पहले जानकारी मिल रही थी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो सकती है। खुद दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश की पीएम मोदी से मुलाकात की संभावना जताई थी, लेकिन अचानक से पूरे कार्यक्रम में बदलाव हो गया। अब मुख्यमंत्री बैरंग वापस लौट चुके हैं, इससे सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। 2024-25 में 39.23 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 87.2 है। पिछले साल की तुलना में 33% अधिक यानी 9 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा धान खरीदा गया है। भोजपुर जिले में सबसे ज़्यादा 105% खरीदारी हुई है, जबकि कई जिलों में यह आंकड़ा 95% से अधिक रहा है। किसानों को बेहतर कीमत देने के लिए इस बार साधारण धान 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 2320 प्रति रुपये क्विंटल खरीदा गया। इसके अलावा राज्य के 101 अनुमंडलों में ड्रोन तकनीक लाने की योजना भी बनाई गई है, जिससे खेती को और स्मार्ट बनाया जा सके। धान खरीद की प्रक्रिया उत्तर बिहार में 1 नवंबर से 15 फरवरी और दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से 15 फरवरी तक चली। खाद्य और सहकारिता विभाग की बेहतर कार्यशैली से ये उपलब्धि हासिल हुई है। बिहार सरकार के इस कदम से किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
सोने की कीमतों में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1200 रुपये टूटकर 88,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया गया है। वहीं चांदी 1800 रुपये गिरकर 98,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। गिरावट की वजह स्टॉकिस्ट और खुदरा व्यापारियों की बिकवाली मानी जा रही है। शुक्रवार को सोना अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर 89,400 प्रति 10 ग्राम पर था, लेकिन अब यह नीचे आ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के आर्थिक आंकड़े और फॉर्म्स की बैठक के नतीजे आगे सोने चांदी की कीमतों की दिशा तय करेंगे। निवेशकों की नज़र अब अगले कुछ दिनों पर टिकी रहेगी।